हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे जो एक रिलीजियस रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और उसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से सामाजिक सुधार के लिए, धार्मिक सुधार के लिए लोग आगे आए, अपनी विचारधारा को मतलब पत्रिका के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाना शुरू किए थे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक आज का बनने वाला है हम लोगों का कि पब्लिकेशन का एक नया रूप। देखिए, बहुत मतलब शुरू से जो पब्लिकेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है, उसमें कई तरह की चीज़ों का अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, उनके अंदर पढ़ने की भूख जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रही है। लोग जो है पढ़ने को लेकर एक तरह से पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं। पागलपन का मतलब ये मत समझिएगा कि हाँ भाई वो एक तरह से मेंटल हॉस्पिटल, नहीं भाई, पढ़ने को लेकर पागलपन, इस तरीके की चीज़ों उनके साथ हो रही है। अब चूंकि लोग पढ़ रहा है तो उनका जितने भी सारा एक्सपीरियंस है, इमोशंस है, चाहे आप कह सकते हैं रिलेशनशिप है, वो हर वो चीज़ चाह रहा है कि उनकी किताब में उस चीज़ झलक जाए। कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई इमोशनल पर्सन है तो किताब पढ़ रहा है, कोई नोवेल पढ़ रहा है। सब कुछ कीजिए कि कोई नोवेल है, प्रेमचंद का गोदान है, बहुत सारा नोवेल है, उपन्यास है, वो चीज़ पढ़ रहा है, उसके अनुसार उसका इमोशन जो है उसी के तरीके से वो चीज़ उसमें खोज रहा है कि भाई ऐसी चीज़ें होना चाहिए। चाहे वो कितने लोग हैं जैसे देशभक्त है, पेट्रियोटिक जो लोग हैं, मतलब देशभक्त है, वो लोग एक देशभक्ति से रिलेटेड चीज़ों को, कहानी को, मतलब उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब जो भी मतलब पब्लिशर थे, ऐसे लोगों के लिए तरह तरह की चीज़ें, नोवेल आप देखिएगा कि यूरोप से ही शुरुआत हुआ था नोवेल लिखने की प्रक्रिया, फिर भारत में कई सारा नोवेल लिखा गया था। तो फिर उसके बाद नोवेल के साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज देखिएगा, लिरिक्स देखिएगा, इस तमाम प्रकार की किताबें क्या हो रही है, मार्केट में छप रही है। और लोग इसको अपने अपने जॉनर के अनुसार जिसको जिस प्रकार की किताब को पढ़ने में रुचि है, वैसे किताब को मार्केट में से खरीद के लाता है और उसको पढ़ के उस किताब का आनंद उठाता है, लेकिन उसको इंजॉय करता है, उस किताब को इंजॉय कर रहा है। ठीक है, फिर आगे जब अब देखिएगा मिड 19th सेंचुरी में क्या होता है, जब प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ही ज़्यादा फ्लॉडेड होने लगता है। फ्लॉडेड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद होना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होना। जब प्रिंटिंग प्रेस का जब ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि कई तरह का उसमें रिफॉर्म्स और ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और तो और उसी में आप देखिएगा राजा रवि वर्मा जो थे वो इमेजेस क्रिएट कर रहा है। इमेजेस का मतलब क्या होता है कि पहले जो किताबें ऐसे थी उसमें इमेज की जो एक संकल्पना थी, मतलब इमेजिनेशन था, उतना हद तक नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इमेज दिखाया जा रहा है, कई सारा पेंटिंग हो रहा है, चित्रकारी हो रहा है। इसके माध्यम से भी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी मतलब जो भी चीज़ है, अपनी फीलिंग्स को, नेचर की, जो बहुत लोग ऐसे हैं जो नेचर लवर है, तो अपने पेंटिंग में नेचर लवर से रिलेटेड चीज़ों को दिखा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिसको लग रहा है कि ये जो व्यवस्था है, तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है, इसके ऊपर मुझे कोई ऐसे कार्टून्स बनाना चाहिए, कोई कैरिकेचर्स बनाना चाहिए। तो वो भी चीज़ें वैसे उस समय में क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आप लोग किताब पेपर वगैरह सब पढ़ते होंगे तो उसमें कार्टून्स, चाहे आप खुद जो किताब पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का जो बुक पढ़ रहे हैं, उसमें देखिएगा कई तरह का उसमें पिक्चर्स, पेंटिंग, कार्टून्स वगैरह सब दिया है, जहाँ पे आप पढ़ के उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ भी इस समय में हो रहा है। ठीक है, सस्ते सस्ते किताबें छापे जा रही है, कैलेंडर छापा जा रहा है, लोग मार्केट में जाते हैं, सस्ती किताबें, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास से भी लोग, फैमिली के लोग हैं, किताब का आनंद लेना चाहता है। चाहे कोई भी व्यक्ति अगर मेला जाता है, सपोज कीजिए कि मैं ही मेला जा रहा हूँ, मेला जाता हूँ तो मैं मार्केट में, मतलब मेला में कई तरह की, मतलब मैं फ़ोटो देखता हूँ, उस फोटो को खरीद के लाकर मैं अपनी दीवार पे चिपका देता हूँ कि हाँ कोई हीरो का फोटो है, कोई हीरोइन का फोटो है। इस तरीके की चीज़ें हैं जो बच्चों सब में, चाहे कई तरह के कोई देवी देवता का फोटो लाता है। तो उस समय भी लोग क्या करते थे कि मार्केट में जाते थे, चाहे कहीं भी जो बाहर जा रहा है तो सस्ती किताबें हो गया, चाहे सस्ता कैलेंडर हो गया, चाहे तस्वीर भी हो गया, तो मार्केट से खरीद के ला के अपनी दीवार की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उस पर छाप देते थे, उस पर मतलब चिपका देते थे। तो वो भी चीज़ उस समय में मतलब समझिए कि हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो टॉपिक, तो ये मतलब ये यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का जो टॉपिक बनता है, वुमेन एंड प्रिंट, महिलाओं की क्या भागीदारी है। हमने देखा था यूरोपियन, मतलब यूरोप में हमने क्या देखा था कि महिलाओं को लेकर क्या देखा था कि उस समय में कई सारी महिलाएं जो है खुद का किताब लिख रही है, खुद किताब पढ़ रही है, खुद नोवेल पढ़ रही है, अपने विचारों को क्या कर रही है, मतलब अपने किताब के माध्यम से, नोवेल के माध्यम से, शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से उसको भी क्या कर रही है, वो पब्लिश करवा रही है। तो भारत में भी ऐसा ही चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन भारत का सिचुएशन कुछ अलग है। भारत में देखिए विचारधारा अलग अलग होती है। कितने लोगों का जो माइंड होता था लिबरल्स माइंड होता था, कितने लोग ऐसे थे कंजर्वेटिव माइंड के थे। लिबरल माइंड ऐसा था, मतलब कहने का मतलब है कि महिलाओं को जो सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वही लोग सपोर्ट करते थे जिसका माइंड लिबरल था। अब लिबरल माइंड क्या होता है, लिबरल माइंड का मतलब होता है कि देखिए अगर वक्त बदल रहा है,
बदलते हुए वक्त के साथ हमें जो मतलब जो चीज़ बदलाव हो रहा है समय के साथ, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैं लिबरल हूँ। कंजर्वेटिव माइंड कौन होता है? जो चाहता है कि नहीं भाई, जो पास्ट में जो चीज़ें चलते आ रही है, मेरे परदादा अगर मतलब जो चीज़ को लेकर चल रहा है उसमें किस तरह का कोई मतलब चेंजिंग ना हो, वैसा का ही वैसा ही रहे, तो समझिए कि कंजर्वेटिव माइंड है। तो औरत को लेकर, महिलाओं को लेकर दो तरह की विचारधारा थी। पहला विचारधारा था कंजर्वेटिव माइंड। देखिए, कंजर्वेटिव माइंड का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव माइंड में ऐसे लोग थे जो महिलाओं की शिक्षा को लेकर पूरा विरोध करते थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि औरतों को शिक्षा दिया जाए। इनका ये मानना था, कंजर्वेटिव में जो हिंदू कंजर्वेटिव थे, यानी जो हिंदू कल्चर के कंजर्वेटिव थे, ये सोचते थे कि जो मतलब मूर्ख व्यक्ति ही अपने बेटी को पढ़ाता है। समझिए, जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो व्यक्ति अपनी बेटी को क्या करता है? शिक्षा देता है। और ये भी मानना था कि अगर कोई बेटी को अपना पढ़ा रहा है तो जैसे ही उसका शादी होगा उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, यानी उसका पति का क्या हो जाएगा? देहांत हो जाएगा। मुस्लिम लोग क्या सोचते थे? जो मुस्लिम में जो कंजर्वेटिव लोग थे, वो लोग सोचते थे कि अगर औरतों को हम लोग शिक्षा देंगे तो वो उर्दू नोवेल पढ़ेगी। उर्दू नोवेल का मतलब क्या हो गया कि वो रोमांस, जिसमें रोमांस से भरा हुआ जो किताब होता है, जिसमें रोमांसिज्म होता है, लव की बातें होती है, रोमांसिज्म की बातें होती है, ऐसी किताबें अगर महिलाएं पढ़ती है तो क्या हो जाएगी? उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, बदचलन हो जाएगी, ऐसा मानना था। तो जिसके कारण से ये लोग चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षा ना दिया जाए। ईश्वर ने महिलाओं को इसलिए पैदा किया है कि वो घर में रहे, घर के काम को देखे, अच्छी माँ बने, अच्छा वाइफ बने, लेकिन पढ़े नहीं। मतलब इन लोगों का ये मानना था। लेकिन लिबरल का क्या विचारधारा है? लिबरल, उदारवादी लोग, लिबरल लोग ये मानते हैं कि नहीं, महिलाओं को पढ़ना चाहिए, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम था। मतलब लिबरल बहुत ही कम लोग थे। बहुत ज़्यादा एलिट क्लास के जो लोग होते थे, जिनका माइंड लिबरल किस्म का होता था, तो अपनी पत्नी को चाहे अपनी बेटी को शिक्षा देते थे, लेकिन वो भी शिक्षा कहाँ देते थे? घर पर ही देते थे। कोई उन लोग के लिए सेपरेट स्कूल खुला ही नहीं था। लेकिन 19वीं सेंचुरी में जब हम आते हैं, मतलब मिड 19वीं सेंचुरी के बाद, मतलब जब स्कूल खुलना शुरू हुआ, लड़कियों के लिए भी स्कूल खोला जाने लगा, लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल खोला जाने लगा, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, तो ये सब खोला जाने लगा। तो लोग भी क्या करने लगे? अपने दिमाग को क्या किए? अपने जो विचारधारा था उसको मतलब उन्होंने क्या किया? चेंज किया। बोला कि नहीं भाई, किसी भी सभ्यता के विकास में, किसी भी कल्चर को डेवलपमेंट में अगर हम महिलाओं को साथ में लेकर नहीं चलते हैं तो उस कल्चर का कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। कल्चर्स विल नॉट डेवलप विदाउट द सपोर्ट ऑफ वुमेन। मतलब यही सपोज कीजिए कि यही मतलब इन लोगों का मतलब आइडियोलॉजी था। तो ये हमने दो आइडियोलॉजी देखा। कंजर्वेटिव माइंड क्या सोचते थे कि औरतें क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी या करप्ट हो जाएगी, ये लोग का मानना था। जबकि लिबरल्स लोग क्या सोच रहे थे कि नहीं, इन लोगों का सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखेगी तो हमारे जो समाज का जो हमारा एक अंग है, जो हमारा जो समाज का जो विचारधारा है, उसमें उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। माँ बनेगी तो बहुत अच्छा माँ बनेगी, क्योंकि एक अनपढ़ महिला अपने बच्चे को उतना अच्छा से देखभाल नहीं कर सकती है जितना कि एक पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चे को देखभाल कर सकती है। जितना एक अनपढ़ महिला जो होती है अपने घर को अच्छा से संचालन नहीं कर सकती है, लेकिन वही महिला अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने घर का संचालन एक अच्छे लेवल पे कर पाएगी, उनको जान पहचान कर पाएगी, समाज में बोलने का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगी। ये लोग ये सोच रहे हैं। इसलिए यही कारण था कि लिबरल लोग महिलाओं की शिक्षा को क्या किया? उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अगर देखा जाए कि स्टेज में, अगर स्टेट वाइज देखिएगा, अगर आप पढ़े हुईएगा, एक महिला का, एक मुस्लिम महिला में ऐसा विचारधारा था कि एक मुस्लिम परिवार में एक और लड़की की कहानी है। अभी उसका नाम मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लड़की के साथ ऐसा हुआ था कि उसके घर के लोग उसको बोलते थे कि तुमको सिर्फ अरबी पढ़ना है, तुमको अरबी पढ़ना है, बाकी चीज़ों को हम तुमको कोई शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन जब उस लड़की को अरबी पढ़ाया जाता था, मुस्लिम लड़की थी, उसको अरबी पढ़ाया जाता था, तो वो अरबी पढ़ती थी लेकिन उसका मीनिंग समझ में ही नहीं आता था। तो वो खुद जिससे पढ़ रही थी उससे पूछते थे कि इसका मतलब मुझे समझाओ। तो वो जो खुद उसको पढ़ा रहा है तो उसको खुद उसको मतलब नहीं पता था। बोला नहीं, तुमको इसको रट जाना है। तो उसको अंदर से गुस्सा आने लगा। वो बोलने लगी कि जो मेरा भाषा है, जिस भाषा को मैं समझ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, उस भाषा में मुझे कोई नहीं पढ़ा रहा है, जबकि अरबी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या कि छुपे, मतलब चोरी छिपे क्या हुआ कि अपनी भाषा को पढ़ना शुरू की, और आगे जाकर वो क्या हुआ कि बहुत ही मतलब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा खासा क्या कि वो नाम का भाई। ठीक उसी तरीके से बंगाल में आप देखिएगा, एक महिला थी जिसका नाम है रसुंदरी देवी। देख, बंगाल की एक महिला थी रसुंदरी देवी। ठीक है, रसुंदरी देवी का शादी हो गया था। वो शादी करके अपने मतलब ससुराल में गई। वहाँ पे इनको मतलब इनके दिमाग में था कि मुझे शिक्षा लेना है, लेकिन इनको कोई शिक्षा नहीं दे रहा था। अपने घर पे थी तो माता पिता ने शिक्षा पे इनको कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर ससुराल में गई तो उनका काम क्या था? सुबह में उठकर खाना बनाओ, सास ससुर का देखभाल करो, पति का देखभाल करो, बस इसी में इनका जीवन चल रहा था। लेकिन रसुंदरी देवी चाहती थी, अंदर से इनके अंदर एक दृढ़ संकल्प था। ये सोच रही थी कि मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, चाहे
के लिए मुझे कुछ क्यों ना हो जाए। लेकिन जब भी ये पढ़ने बैठती थी, अगर कोई देखता था तो इनको डांट देता था, बोला था कि नहीं तुम क्यों पढ़ रही है, तुम पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए तो बना ही नहीं है। तो रसुंदरी देवी क्या करने लगी कि जब सब कोई सो जाता था तो चोरी छुपे से मतलब क्या हुई थी, पढ़ने लगी, किसी को पता ना चले, भनक ना लगे। तो जब भी वो खाना बनाती थी तो वहीं पे क्या करते थे कि वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दी। मतलब लोगों के मतलब नज़र से बच के, अपने परिवार वालों से नज़र से बचा के वो क्या कि पढ़ना शुरू की। आजकल के समय में क्या होता है, आजकल के समय में होता क्या है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर गार्जियंस के लोग, बहुत गार्जियन लोग बोलता है कि पढ़ो भाई पढ़ो, तुमको पढ़ लोगे तो अच्छा करोगे, इस तरीके से करोगे। इतिहास में ऐसे भी लोग हुए हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से वंचित करने के बाद भी उनका जुनून इतना ज़्यादा तगड़ा था, अपने विल पावर को इतने विल पावर से इतना वो लोग मजबूत थे कि वो पढ़ाई लिखाई करके ही माने। तो सबसे पहली बात है कि आपके मार्ग में कोई चीज़ अगर बाधा बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप उस चीज़ को नहीं कर पाइएगा। आप अगर इतिहास के अगर पीछे जाकर बहुत सारे लोगों की जीवनी को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जितने भी महानतम लोग हैं उनके जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ आई है, और ये कठिनाइयाँ उनको मजबूत बनाने का काम आया है, न कि उनको पीछे ले जाने का। उसी तरीके से आप देखिएगा बी आर अम्बेडकर को तो क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। उनके लिए छुआछूत, मतलब उनके साथ कितना छुआछूत की भावना होती थी। लेकिन आज भी वो हमारे संविधान के उनको जनक कहा जाता है, इतना मतलब पढ़ लिख लिए। तो यही चीज़ है। हालांकि हम महिलाओं को केंद्र में रख के ये बात कर रहे हैं, तो हालांकि वसुंधरा देवी के बारे में तो अब समझ में आ गया कि इनको भी शिक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब रोका गया। लेकिन क्या हुआ कि पढ़ लिख के 1876 में 1876 में ये अपना जीवनी, खुद का जीवनी अमर जीवन बंगाली में लिखी। कौन भाषा में लिखी थी? अमर जीवन किस भाषा में है? बंगाली में। बंगाली में अपनी मतलब जीवनी को, अपने बायोग्राफी को, और मतलब क्या कि अमर जीवन लिखी। लोग पढ़े तो इनके बारे में मतलब महिलाओं को केंद्र में रखकर अपने जीवन को किस प्रकार मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मुझे दिक्कत हुआ, इस तरीके की चीज़ों को लिखी। महिलाएं पढ़ी, पुरुष पढ़े तो उनका दिमाग कुछ हद तक क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है। एक और महिला की कहानी है कैलाश बसिनी देवी। देखिए ये भी बंगाल की है। कैलाश बसिनी देवी भी बंगाल की है। ये भी महिलाओं को लेकर कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, उनके स्टेटस को लेकर चिंतित है, समाज में महिलाओं की कैसी स्थिति है, कैसे उन पर टॉर्चर होता है, कैसे उनको शिक्षा नहीं दिया जाता है, किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर क्या कर रही है, महिलाओं को समस्या के बारे में ये अपने आर्टिकल्स, अपने जो भी उस समय का जो किताब होते थे, मैगजीन होता था वो कैलाश बसिनी देवी क्या कर रही है, महिलाओं को केंद्र में रख के वो लिख रही है कि हम महिलाओं के साथ ऐसी दिक्कत हो रही है। समाज को अपनी सोच को इस हद तक बदल लेना चाहिए कि पहले जैसा चीज़ें नहीं रह गई है। तो ये कैलाश बसिनी देवी है। अगर महाराष्ट्र की बात कीजिएगा तो महाराष्ट्र में दो मतलब महिलाओं का नाम आता है, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, ये कहाँ की थी? महाराष्ट्र के थे। ये लोग जो था, ये लोग मतलब जितने भी एलिट क्लास में यानी उच्च क्लास में, मतलब जो बड़े बड़े जो क्लास होता है, उच्च वर्ग की, उच्च जाति की जो महिलाएं होती थी, उनका पति जब मर जाता था तो वो विधवा हो जाती थी। अब विधवा होने के बाद उनका जीवन कितना कष्ट में गुजारना होता था, उन सभी मतलब उनके जीवन के कष्ट को केंद्र में रखकर ये मतलब विडोज लाइफ, मतलब होता है विधवा का जो जीवन होता है, एक मतलब औरत की जो पति मर जाता है उसके बाद का जीवन कितना कष्टकारी हो जाता है, उन चीज़ों पर केंद्र में बना कर लिख रही है कि नहीं, इस विधवाओं के लिए भी कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आगे जाकर सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। सती प्रथा का पूरा डिटेल मैंने इसके पिछले मतलब पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। तो सती प्रथा को अंत तो कर दिया गया। अब बोला गया कि कोई भी अगर महिला अगर सती होती है तो उन सभी को पकड़ के गिरफ्तार किया जाएगा जो वहाँ पे उपस्थित होगा। तो लोग क्या करने लगे, सती प्रथा को मतलब कोई महिला को मतलब अब जलाने के लिए डरने लगा लोग कि नहीं, अगर इसको जला देंगे तो फिर सरकार हमको अरेस्ट करके फिर जेल में डाल देगी, तो दिक्कत होने लगा। तो फिर जब महिला जब विधवा होने लगी तो फिर उनके साथ उनके जीवन कितना कष्ट गुजरने लगा। उनका तो कोई मतलब देखने वाला भी नहीं है, पति तो है ही नहीं, संपत्ति में हिस्सा मिलता ही नहीं था, जीवन बहुत ही कष्ट हो जाता था। उस समय में लोग उनको डायन वगैरह सबसे संज्ञा देने लगती थी। तो होता यह है कि फिर बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, विधवा को फिर से मतलब विधवा पुनर्विवाह का भी प्रचलन होना चाहिए, यानी विधवा भी चाहे तो शादी कर सकती है। तो ये जो चीज़ है, ये समस्या जो है ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, विधवाओं से संबंधित चीज़ों को वो अपने आर्टिकल्स के माध्यम से वो लोग क्या कर रहा है, लोग एक्सप्रेस कर रहा है लोग। ठीक है। एक तमिल नोवेल में भी एक महिला जो है, तमिल एक नोवेल है, उस महिला अपने मतलब अपनी खुशी के बारे में जाहिर कर रही है। वो कह रही है कि मुझे जो सबसे बड़ा खुशी, जीवन तो बड़ी कष्ट में गुजर रहा था, जीवन में खुशी था ही नहीं, मुझे दिन भर काम करना होता था,
मुझे ऐसा लगता था कि मैं मशीन हूँ। लेकिन जब से ये किताब जो मार्केट में आई है, जब से ये लोग पढ़ना शुरू हुए हैं, जब तक मुझे पढ़ना आया है, जब से मुझे पढ़ने आया है, तब से मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी आधी खुशी, जीवन की सबसे बड़ी जो खुशी है वो किताब से ही मुझे मिलने लगा है। समझ सकते हैं कि कितना मतलब किताब को लेकर इन लोग का मतलब एक तरह से क्रेज़, एक तरह से मतलब जुनून मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में बहुत ऐसे पुरुष है जो मतलब महिलाओं को सिचुएशन को देख रहा है, समझ रहा है। कुछ कुछ ऐसे पुरुष है जो ये बता रहा है कि महिलाओं को जीवन को कैसे बिताना चाहिए। तो उसी में देखिए एक व्यक्ति है राम चड्ढा, इनका नाम है राम चड्ढा। राम चड्ढा एक किताब लिखते हैं, किताब का नाम है स्त्री धर्म विचार। राम चड्ढा एक किताब लिखते हैं, उनका किताब का नाम क्या है, स्त्री धर्म विचार। वो स्त्री धर्म में विचार में लिखते हैं कि महिला एक अच्छी वाइफ कैसे बन सकती है। समझिए, सब देखिए कि महिलाओं को एक अच्छी पत्नी कैसे बनना चाहिए। सब मतलब महिला का अपना एक जो विचार है, यानी कैसे रहना है, वो कौन लिखता है, राम चड्ढा लिखते हैं। ठीक है, अपनी किताब स्त्री धर्म विचार में लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पंजाब में एक द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी बनता है। ये भी महिलाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं कि ये लोग एग्रेसिव नहीं कह सकते हैं, मतलब महिलाओं को लेकर ये लोग अपना विचारधारा दे रहा है लोग कि नहीं, महिलाओं का मतलब जो भी मतलब महिला का एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए, कैसे उनके जीवन को गुजारना है, क्या करना है, कैसे करना है, इन सता है। मतलब महिलाओं पर हमने देख लिया कि किस प्रकार से इन लोगों के साथ मतलब दिक्कत था, कैसे लोगों ने इनके साथ सपोर्ट किया, और जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो ज़्यादातर कौन लोग थे, लिबरल्स थे। आने वाले वक्त में हालांकि बहुत लोगों ने अपना मतलब माइंड को इस प्रति चेंज किया, लेकिन अभी भी हम लोग 21st सेंचुरी में भले जी रहे हैं, लेकिन आप अपने गांव में देखिएगा, देहात में देखिएगा कि आज भी बहुत ऐसे फैमिली है जो अपने मतलब लड़की को शिक्षा अभी नहीं दे रहे हैं। अभी मैं अभी के वर्तमान का बात बता रहा हूँ। तो खैर उस समय सोच सकते हैं कि शिक्षा को लेकर कितना ज़्यादा मतलब और ज़्यादा कितना कष्ट रहा होगा, इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है प्रिंट एंड द पुअर पीपल, है कि नहीं। अब लोग गरीब लोगों को पर किस तरीके से प्रिंट का एक असर पड़ता है। हालांकि गरीब लोगों के पास तो खुद खाने के लिए खाना ही नहीं है, तो फिर पढ़ने के लिए किताब कहाँ से आएगी, यही हमारा सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर मद्रास, अगर देखिएगा मद्रास मतलब भारत का स्टेट है, एक मद्रास है, तो मद्रास में क्या होता है कि वहाँ पे सस्ती किताबें छापी जा रही है, किसको ध्यान में रखकर, ताकि गरीब लोग उसको पढ़ सके, उसका इंजॉय कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग जो होता है शहरों में, टाउन्स में, सिटीज़ में और टाउन्स में लाइब्रेरी सेटअप करते हैं। लाइब्रेरी सेटअप का मतलब इनका उद्देश्य ये था कि जो लोग किताब को नहीं खरीद सकते हैं, जिनको मतलब रेंट पर मतलब पैसा कुछ दे दो और जाके मतलब महीने का उसमें सदस्यता होता है, उसमें मेंबरशिप होता है, लीजिए और जितना मर्जी उतना आप किताब पढ़ सकते हैं। तो वो लोग पब्लिक लाइब्रेरी भी बहुत जगह जगह पे क्या किया गया, वहाँ पे सेटअप किया गया। ठीक है, 19th सेंचुरी तक आते आते, ये तो मतलब समझिए कि 19th सेंचुरी के शुरुआत की बात है, लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट में आते आते ये जो मुद्दा जो था, पहले तो हम लोग देखे थे धर्म पे मुद्दा किस तरीके से बना था। अब मुद्दा जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर मुद्दा बन गया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जाति को लेकर भेदभाव करना। इस समाज में कई तरह के तबके के लोग रहते थे, तो उनको एक मतलब कास्ट हायरार्की बना दिया गया था कि सबसे ऊपर कौन रहेगा, ब्राह्मण, उसके बाद कौन रहेगा, क्षत्रिय, उसके बाद कौन रहेगा, वैश्य, उसके बाद कौन रहेगा, शूद्र। तो एक कास्ट हायरार्की था, और इसमें यह था कि ब्राह्मण जो था वो सबसे ऊपर थे, और ब्राह्मण से ऊपर कौन था, गॉड। ऐसा इनका एक हायरार्की बना हुआ था। तो इसमें होता यह था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो बाकी के जो मतलब जो उच्च क्लास के जो मतलब जातियाँ जो थी, ये नीचे की जो जातियाँ थी उनको मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। पानी को लेकर मतलब पानी नहीं छुआना चाहिए। अगर कोई मतलब कुआँ है, अगर वो कुआँ में अगर कोई छोटे जाति का लोग चला गया तो वो कुआँ प्रदूषित हो जाएगा, तो फिर उसको लेकर पूजा कराना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ें था। मंदिर में जाने से इनका प्रवेश बंद था कि नहीं, आप मंदिर में नहीं जा सकते थे। एजुकेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था कि नहीं, आप एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। तो कई तरह की चीज़ें था। हालांकि एजुकेशन अगर आप जाएगा अभी अगर लेने के लिए, तो इतना ना ज़्यादा उसके साथ भेदभाव था कि वो बेचारा एजुकेशन लेगा तो कहाँ लेगा। तो समझिए कि इस समय भी यही सिचुएशन हो गया है कि अब जो है इस समय में कुछ कुछ ऐसे भी व्यक्ति आते हैं इन्हीं तबके से, यही शूद्र, यही जो दलित लोग के सेक्शन से कुछ कुछ ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे महान लोग जो अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं, तमाम कष्टों के बावजूद भी पीछे नहीं हटते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, और पढ़ लिख कर अपने आप को एक अच्छा लेवल पे ले जाते हैं, और ले जाकर अपनी जाति के लिए, अपनी जाति के उत्थान के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके साथ कोई कष्ट ना हो, उस पे आर्टिकल्स लिखते हैं,
लड़ाई करते हैं, मतलब अपने विचारों से, अपनी किताबों से कई तरह का मतलब एसोसिएशन बनाया जाता है। तो उन सब चीज़ों पर भी लड़ाइयाँ अभी बात जो है उन चीज़ों पर बहस भी है, शुरू हो गया है। वही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव। ज्योतिबा फुले, ये महाराष्ट्र की थी ज्योतिबा फुले जो थी, ज्योतिबा फुले, ठीक है। ये जो थी ये भी क्या है कि ये एक मतलब निम्न कास्ट की है ज्योतिबा फुले। और ये कास्ट को लेकर जितना भी चीज़ें समाज में ये जो भेदभाव जो दिख रही है उस पर ये भी क्या कर रही है, टिप्पणी कर रही है, कमेंट्स कर रही है कि ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने हम सभी को एक जैसा ही पैदा किया है, ना कोई बड़ा है ना कोई ऊपर है। कोई भी व्यक्ति जन्म से कोई बड़ा ना छोटा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति कोई कर्म से ही बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये किताब भी लिखी है गुलामगिरी। गुलामगिरी किसने लिखा है? ज्योतिबा फुले लिखी है, 1871 में लिखी है। जिस गुलामगिरी में ही ये सभी संदर्भों में इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को क्या की है उसमें दर्शाई है। फिर आते हैं भीमराव अंबेडकर। इन लोगों को कौन नहीं जानता। भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के जनक है, इनके साथ जीवन में कितना कष्ट रहा, कितने दिक्कत के साथ इन्होंने पढ़ाई किया। बाद में किसी तरीके से संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए एक समय ऐसा आता है कि पढ़ लिख के बहुत बड़े महान इंसान बनते हैं। ये महाराष्ट्र के थे, महार जाति के थे। इनके साथ भी बहुत सारा दिक्कत का सामना रहा। आपने आगे जाकर ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन करते हैं। तो ये सब चीज़ है। आगे है ईवी रामास्वामी नईकर, ये मद्रास के थे। ईवी रामास्वामी नईकर कहाँ के थे? मद्रास थे। इनका दूसरा नाम था पेरियार, इनको पेरियार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पेरियार है ये भी जाति को लेकर पूरे खुले मन से, पूरा खुला, बिना डरे बेझिझक के क्या कर रहे हैं, जाति पर अपना विचारधारा को मतलब ला रहे हैं। ये बहुत सारा किताब इनका भी है मार्केट में, और ये किताब लिखते हैं और इनके किताब पूरे इंडिया भर में लोग पढ़ते हैं, खरीद के समझते हैं, और इनके विचारों से भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हो गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। अच्छा, अब वर्कर्स की बात करेंगे। वर्कर्स जो होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनका क्या सिचुएशन रहा, उनके ऊपर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि लेबर क्लास बहुत ही निम्न क्लास से आते हैं। वो पर डे कमाते हैं, पर डे खाते हैं। तो वो लोग जो था, वो लोग खुद अपना एजुकेशन लाएंगे कहाँ से? वो उनको खुद को एजुकेट करने के लिए उनके पास कोई उतना बड़ा साधन था ही नहीं। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति के पास हौसला हो, जिस व्यक्ति के पास जुनून है, अगर उसको तो अगर जुनून हो तो कुछ भी दुनिया में कुछ उसको करने के लिए कुछ रोक ही नहीं सकता है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे वर्कर्स है, कई ऐसे मिल वर्कर्स है, जिसमें एक है काशी बाबा। काशी बाबा एक मतलब समझिए कि मिल वर्कर है। ये पढ़ते हैं, समझते हैं। ये कानपुर के रहने वाले थे, ये कि मिल वर्कर थे, ठीक है। और पढ़ लिख के अच्छा से समझ के कई तरह की किताबों को पढ़ते हैं। लोगों को देखते हैं कि पढ़ते हुए देखते हैं, तो इनके अंदर भी एक इच्छा जागृत होती है कि भाई मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो बाद में जाके ये किताब भी लिखते हैं, छोटे और बड़े का सवाल। छोटे और बड़े का सवाल 1938 में ये किताब इनकी प्रकाशित होती है। लोग खरीद के पढ़ते हैं, इनकी विचारधारा को भी पढ़ा जाता है। और आगे जाकर फिर क्या होता है कि मिल वर्कर पे उस समय से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी जाती है, जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। सुदर्शन चक्र मतलब एक पत्रिका जैसा एक चीज़ था, उसमें कविताएं लिखी जाती थी। और कविता को एक रूप मतलब वही कविता को एक किताब के रूप में सच्ची कविताएं बना के इसको क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए बंगलोर में देखिएगा तो इनके लिए एक सेटअप लाइब्रेरी को भी सेटअप कर दिया जाता है। 1930 के आसपास, 1930 का घटना है। 1930 में सेटअप लाइब्रेरी मतलब 28-27 पर टिकट कर देना। अगर वर्कर के जीवन पे अगर हम देखें कि इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो हम सभी जानते हैं कि वर्कर्स का जो जीवन होता है बहुत ही कष्टमय होता है। कह सकते हैं कि वो जितना दिन कमाता है लोग, उतना दिन ही खाता है लोग। आज कमाएगा लोग तो शाम को उसको खा लेगा लोग। तो खुद को एजुकेट करने के लिए इनके पास साधन कहाँ से आएगा? तो इनको खुद को एजुकेट करने के लिए उतना कोई साधन नहीं होता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो पढ़े लिखे, जिसमें काशी बाबा थे, ये कानपुर के थे, ये एक मिल वर्कर थे। इन्होंने अपना किताब छोटे और बड़े का सवाल प्रकाशित कराया 1938 में। कई सारे कविता लिखा गया, जिसको सुदर्शन चक्र में प्रकाशित कराया गया। इनके किताब के रूप का नाम था सच्ची कविताएं, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब उस सब चीज़ें इनके ध्यान में रख के क्या किया जा रहा है, पब्लिश कराया जा रहा है। बंगलोर में देखिएगा तो लाइब्रेरी खोला जा रहा है कि जो भी मतलब ये बंगलोर का जो लाइब्रेरी है, ये जितने भी सारे मतलब वर्कर्स थे, ये वर्कर ने अपना पैसा मिला के लाइब्रेरी मतलब खोल के रखा था कि नहीं भाई हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो पढ़ाई को लेकर आपको समझ सकते हैं कि इस समय में एक तरह से एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। और यही चीज़ें हैं जो हम आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए हैं। और एक नेक्स्ट टॉपिक बच जाता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।